हेलो लिसनर्स। हेलो बच्चों। वी आर डूइंग आवर चैप्टर वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स इन आवर हिस्ट्री बुक फॉर क्लास 6 आवर पास्ट पार्ट 1। हम कर रहे हैं भाई हमारा चैप्टर खुशहाल गांव और समृद्ध गांव और समृद्ध शहर। तो जो कि हमारा इतिहास की जो किताब है कक्षा 6 के लिए हमारे अतीत भाग 1 से है। तो हमने पिछले सेशन में किया भाई प्रभाकर क्या देख रहा है एक दुकान पर, लोहार की दुकान पर लोहे के औजार और उनका प्रयोग खेती में किस तरह से किया गया, किस तरह से उत्पादन में बढ़ाने में हेल्पफुल हुई। और उसके बाद इरिगेशन में कौन कौन से चीज़ें यूज़ करने लगे भाई, कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स। और उसके बाद हमने एक छोटा सा चार्ट कंप्लीट किया जो इरिगेशन के लिए था भाई। इरिगेशन होगा तो हमारी फसलें ज़्यादा पैदा होंगी और जितना ज़्यादा फसलें पैदा होंगी तो जो किसान थे उनको कर देने में भी आसानी होती थी। फिर हमने देखा भाई हु लिव्ड इन द विलेजेस, गांव में कौन कौन रहता था। तो दक्षिणी भारत में और उत्तरी भारत में जो लोग रहते थे, हमने देखा दक्षिणी भारत में वेलालर, उजावर और कड़ाइशियार और आदिमाई रहते थे। और उत्तरी भारत में ग्राम भोजक, गृहपति और दास, कर्मकार, ये 3 श्रेणियाँ बनी हुई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर में आगे का पोर्शन। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल मतलब हमारे दक्षिण का हिस्सा, हमारे भारत का। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स अगो। आज से करीबन 2300 साल पहले ये जो तमिल है इनकी रचनाएं मिली हैं, जिसे तमिल में संगम साहित्य कहा गया है भाई। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies. इनको संगम इसलिए कहा गया है क्योंकि इनको कंपाइल किया गया था और कंपोज किया गया था, मतलब इनको गढ़ा गया था, बनाया गया था और इनको संकलित किया गया था। कंपाइल इकट्ठा करना, संकलित करना इन द असेंबली, सभाओं में, नोन एज संगम। और इन सभाओं को संगम कहा जाता था ऑफ पोइट्स। और ये संगम किसके होते थे? पोइट्स के, कवियों के। दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। और ये जो सभाएं होती थी ये मदुरई में होती थी, जो कि आजकल तमिलनाडु में है। द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। और ये जो ऊपर की टर्म थी, जो गांव में कौन कौन रहते थे, ये जो विलालर थे, उजावर थे और कड़ैसियार और अदेमई थे, ये तमिल संगम में मिलते हैं। जो साहित्य था, रचनाएं थी उसमें। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मदुरई कहाँ है। मदुरई। नाउ here is Madurai. You can see it in our southern part. There is Madurai. Madurai is a very famous place. यहाँ पे टेम्पल्स भी हैं और ये पुरानी जगह भी है, मतलब एंशियंट टाइम की है, तो बहुत फेमस है ये। वहाँ पर एक मंदिर भी है। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इसके बारे में। चलिए हम चलते हैं अपने बैक टू आवर टॉपिक। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। शहरों के बारे में क्या क्या हमें वर्णन मिलता है भाई, क्या क्या हम पता करते हैं स्टोरीज, कहानियों से, ट्रेवलर्स, जो यात्री थे उनसे, उन्होंने यात्रा वर्णन की थी भाई, स्कल्पचर जो मूर्तियाँ थी उनसे, आर्कियोलॉजी और जो पुरातात्विक चीज़ें थी उनसे। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातक्स। अब ये जातक क्या है अभी देखते हैं भाई। जातक, यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातक, भाई सुना होगा जातक के बारे में। दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज बाई ऑर्डिनरी पीपल। ये कहानियाँ थी, शायद इनको लिखा गया था, कंपोज
संकलन किया गया था, इकट्ठा किया गया था ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के द्वारा ये लिखी गई थी, बताई गई थी। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मोंक्स, और उसके बाद इनको लिखा गया था और प्रिजर्व और संरक्षित किया गया था बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। हेयर इज ए पार्ट ऑफ जातक स्टोरी। अब आगे एक जातक की कहानी है विच टेल अस हाउ ए पुअर मैन ग्रेजुअली बिकेम रिच। भाई किस तरह से एक गरीब आदमी अमीर बनता है। तो देखते हैं भाई जातक क्या होता है। सबसे पहले जातक, आप लोगों ने सुना होगा, यू हैव हर्ड अबाउट पंचतंत्र की कहानियाँ, तो वैसे ही जातक की कहानियाँ हैं। जातक की कहानियाँ लोगों से जुड़ी हुई है पुराने टाइम की। तो चलिए देखते हैं ये कहानी क्या है इसमें। द क्लेवर पुअर मैन, एक गरीब आदमी था जो कि चालाक तो था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन ए सिटी। एक बार एक गरीब आदमी होता है जो चालाक भी होता है, एक शहर में रहता है। हिज ओनली रिसोर्स वाज ए डेड रैट। उसके पास जो कुछ भी था वो सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर ए कॉइन टू ए होटल फॉर देयर कैट। उसने क्या किया भाई, उस मरे हुए चूहे को एक होटल के मालिक को बेच दिया ताकि उसकी जो बिल्ली थी वो उसको खा सके, और उसके बदले में उसे मिला एक सिक्का, एक कॉइन। देन वन डे देयर वाज ए स्टॉर्म। उसके बाद भाई एक बार एक आता है कि तूफान आता है। द किंग्स किंगडम गार्डन वाज लिटर्ड विद ब्रांचेज एंड लीव्स। जो राजा का जो गार्डन था, बगीचा था, उसमें कचरा फैल जाता है। भाई लिटर्ड, कचरा फैल जाना किस चीज़ का, ब्रांचेज एंड लीव्स, टहनियों का और पत्तियों का। पेड़ पौधों की टहनियाँ और पत्तियाँ टूट टूट के गिर जाती हैं और बहुत गंदगी फैल जाती है वहाँ पे। एंड द गार्डनर वाज एट ए लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मैस। और जो गार्डनर था, माली था, उसको इस बात की बहुत चिंता हो रही थी, परेशान हो रहा था कि किस तरह से इतने गंदगी को साफ किया जाए। द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स। और जो ये जो गरीब आदमी था उसने माली के सामने एक पेशकश की कि मैं इस कचरे को साफ कर दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो उस लकड़ी को, टहनियों को और पत्तियों को खुद रख लेगा। द गार्डनर एग्रीड एट वंस। जो माली था वो तैयार हो गया भाई, क्योंकि उसको तो काम ही नहीं करना पड़ रहा था। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग। अब जो युवक ने, जो पास खेल रहे थे जो बच्चे, उनको सभी को इकट्ठा कर लिया। विद एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दे दैट दे कुड कलेक्ट। अब उसने उनको एक क्या लालच दिया कि भी वो उसको मिठाइयाँ देगा, उन बच्चों को, हर एक उस लकड़ी और हर एक उस पत्ती के लिए जो वो उठाएंगे। In no time, every scrap had been neatly piled near the entrance. और नो टाइम, बिल्कुल भी समय नहीं लगा, क्योंकि बच्चे बड़े तेज होते हैं। तो उन्होंने बड़ी ही जल्दी उस सारे कचरे को, मतलब जो भी पत्तियाँ, टहनियाँ और जितना भी कचरा फैला हुआ था, उन सभी का एक ढेर बना दिया। पाइल्ड, ढेर लगा देना। इंट्रेंस, उसके जो प्रवेश द्वार था उस पे, बगीचे का जो प्रवेश द्वार था उस पे नज़दीक। जस्ट देन द किंग्स पोटर वाज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विद विच ही टू बेक हिज पोट्स। और भाई उसी समय क्या हुआ, राजा का जो कुम्हार था, तो वो बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में वहाँ से जा रहा था, भाई गुजर रहा था। सो ही टुक द वोल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। और इसलिए जो भाई पोटर था राजा का, उसने क्या किया, उस युवक को पैसे दिए और जितना भी वो हीफ था लकड़ियों का और पत्तियों को, वो सारा का सारा खरीद लिया। अवर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब ये जो आदमी था उसके दिमाग में एक और विचार आता है। ही कैरिड ए जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट। उसने क्या किया, उसने एक बड़े से बर्तन में पानी भर लिया और जो शहर का जो गेट था उसके पास चला गया। ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स।
और उसने वो पानी उन 500 ग्रास कटर्स को दे दिया, पिला दिया, घास काटने वालों को पिला दिया। दे वर प्लीज्ड एंड सेड, वो बहुत खुश हुए क्योंकि वही काम कर रहे थे, प्यास लग रही थी, पानी उन्होंने पिला दिया तो बड़े खुश हो गए और कहा यू हैव डन अस ए गुड टर्न, भाई आपने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू, आप बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प, मैं आपको बताऊंगा जब मुझे ज़रूरत होगी। ही देन मेड फ्रेंड्स विद ए ट्रेडर, उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली भाई। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम टुमारो ए हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेस। जो भाई ट्रेडर था, व्यापारी था, उसने उसे बताया उस गरीब आदमी को कि कल एक घोड़ों का डीलर आ रहा है भाई, जिसके साथ 500 घोड़े आएंगे और वो हमारे शहर में आएगा। हियरिंग दिस आवर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर्स, और ये चीज़ सुन के जो आदमी था वो ग्रास कटर्स के पास गया, घास काटने वालों के पास, जिनको उसने पानी पिलाया था। ही सेड प्लीज़ गिव मी ए बंडल ऑफ ग्रास ईच, वहाँ जाकर उसने कहा आप में से हर एक मुझे एक बंडल घास का दे दो। एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड, और तब तक आप अपना घास मत बेचना जब तक कि मेरा घास नहीं बिकता है। दे एग्रीड एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास, भाई उन्होंने हाँ भर ली और उन्हें 500 बंडल घास दे दिए, एक एक करके 500 बंडल दे दिए। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. और अब भाई जो आदमी था उसने सभी को कह रखा था भाई आप अपना घास मत बेचना, तो किसी से घास उस घोड़े के डीलर को नहीं मिला। तब उसने क्या किया, उस आदमी से 1,000 कॉइन में उसके सारे घास ले लिए, जो 500 बंडल उसने जमा कर रखे थे वो सारा घास ले लिया। तो अब ये क्वेश्चन है तो इनके आंसर पता करने हैं आपको, हम डिस्कस कर लेंगे बाद में इनके आंसर। वी कैन यूज अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज़। ये जो पुराने शहर थे भाई, जो पहले के शहर थे, इनकी ज़िंदगी के बारे में पता कर चलता है हमें कुछ और स्रोतों से भी, जैसे कि स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ थी, कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस। ये जो मूर्तियाँ थी ये किस तरह से बनाई गई थी भाई, उकेरी गई थी, इसमें जो लोग थे उस समय के उनकी ज़िंदगियों को दिखाया गया था। एज वेल एज इन द फॉरेस्ट, और उन लोगों की ज़िंदगी को भी दिखाया गया था जो जंगलों में रहते हैं। मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वर यूज टू डेकोरेट रेलिंग्स, इनमें से अधिकतर जो मूर्तियाँ थी वो रेलिंग सजाने के काम आती थी। पिलर्स, स्तंभ एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स, और इमारतों के गेटवे, प्रवेश द्वार, दैट वर विजिटेड बाय पीपल, जिनको लोग अक्सर देखने के लिए आते थे, जहाँ लोग आते जाते थे, उन इमारतों को सजाने के काम में ये मूर्तियाँ ली जाती थी। Many of the cities that developed from about 2005 years ago were capitals of the महाजनपद। अब ये जो शहर थे उनमें से अधिकतर शहर 2500 साल पहले के जो महाजनपद थे, जो हमने चैप्टर 5 में पढ़े थे, उनकी राजधानियाँ थी भाई। As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls. और जैसे कि हमने चैप्टर्स में पढ़ा है भाई, इन शहरों के चारों तरफ क्या होता था भाई, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, किलेबंदी होती थी इन शहरों के चारों तरफ। इन मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोर्ट्स, बहुत से शहरों में जो पुरातत्व तत्ववेदा थे
उनको भी रोज ऑफ पॉट्स, बर्तनों के पंक्तियाँ मिली हैं, बहुत सारे बर्तन मिले हैं, और सिरामिक रिंग्स अरेंज्ड ऑन वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। और ये जो चीनी मिट्टी के जो वलय थे, चक्कर थे, ये मिले हैं जो कि एक के ऊपर एक करके रखे गए थे। These seem to have been used as toilets in some cases and as drains and garbage dumps। और ये जो थे, ये जो रिंग्स थे, तो इनको यूज़ किया जाता था किस तरह से, एज टॉयलेट्स, टॉयलेट के लिए, और दूसरा ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप्स, ड्रेन्स भाई नालियों के रूप में, और गार्बेज डंप्स, और जो कूड़ेदान थे उनके रूप में, भाई लोग इनमें कूड़ा वगैरह डालते थे। दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज। और आजकल ये कहाँ, यानी कि उस समय कहाँ मिले हैं ये मिले थे लोगों के घरों में। तो एक बार देख लेते हैं ये रिंग वेल्स। यहाँ पे एक पिक्चर है, दिस इज ए पिक्चर ऑफ रिंग वेल्स एंड रिंग्स। यू कैन सी हेयर द रिंग्स स्टैक्ड ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर ये रखे गए हैं। और अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ नीचे यहाँ पे एक पिक्चर है भाई, in your book there is a picture. In this picture you can see there is so many carvings, and in this picture he is asking us notice the way walls are shown। ये जो दीवारें हैं किस तरह से दिखाई गई हैं, इसके चारों तरफ की ये जो दीवारें हैं, आर दे मेड ऑफ ब्रिक वुड और स्टोन। ये पूछ रहा है भाई ये किस चीज़ से बनाई गई है, शायद स्टोन से ही बनाई गई होंगी। डिस्क्राइब द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग, और इसकी जो इसकी छतें हैं वो भी हमें दिखाई दे रही होंगी आपको अपनी बुक में। तो इसको एक बार ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ प्लेसेस मार्केट, पैलेसेस मार्केट्स और होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हमें मुश्किल से मिलते हैं भाई साक्ष्य, मतलब जो बची हुई चीज़ें हैं जिसे हम अवशेष कहते हैं, पैलेसेस जो महल थे उनके, मार्केट्स के मतलब बाज़ारों के, और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल या आम लोगों के घरों के। परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। उनमें से कुछ एक अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है, पुरातत्व वेता है, उनके द्वारा खोजे जाने बाकी हैं। अदर्स मेड ऑफ वुड, मड ब्रिक एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। और जो थे जिनमें लकड़ी के बने हुए थे, मड ब्रिक मिट्टी की ईंटों के बने हुए थे, और थैच मतलब छप्पर के बने हुए थे। छप्पर मतलब टहनियों से और पेड़ों के पत्तों वगैरह से बने हुए थे। मे नॉट हैव सर्वाइव्ड, वो शायद अभी नहीं बचे होंगे। Another way of finding out about early cities in from the accounts of sailors and travelers who visited them। और एक और जो तरीका है जिसके बारे में हमें पुराने शहरों के बारे में पता चलता है, वो है सेलर्स, ये जो नाविक थे, और ट्रेवलर्स यात्री थे, उनके द्वारा। जो भी वहाँ जाते थे तो वो अपनी डायरी वगैरह में लिख लेते थे, जिससे भी हमें पता चलता है भी शहरों में किस तरह से जीवन होता था। One of the most detailed accounts that has been found was by an unknown Greek sailor। उनमें से एक विस्तृत जो विवरण हमें मिलता है वो मिलता है अननोन ग्रीक सेलर, अनजान यूनानी नाविक से। He described all the ports he visited। कैसे पता चलता है भाई, उसने वो जहाँ जहाँ भी गया, जिस जिस भी पत्तन पर गया, तो वहाँ का उसने डिस्क्राइब किया भाई, वर्णन किया है। अब पोर्ट होते हैं पत्तन जहाँ पर समुद्री जहाज खड़े होते हैं। फाइंड भरूच ऑन मैप 7 पेज 105 एंड देन रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटी। अब भरूच हमें पता करना है। देखते हैं भरूच कहाँ है। ये देखिए भरूच, ये है भरूच।
भाई। तो भरूच है गुजरात में, और ये एक भाई खाड़ी का प्रदेश है। ठीक है, तो देखते हैं भाई आगे। यहाँ ये देखिए, ये गुजरात, और गुजरात में ये है भरूच, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये, हाँ यहाँ पे ये देखिए, ये है सी, अरेबियन सी, और ये जो पार्ट है वाटर का, इसे हम कहते हैं बे, खाड़ी जिसे हम कहते हैं। और भरूच है यहाँ पर, ये एक नदी के किनारे है, और यहाँ से जाने के लिए इनको क्या करना पड़ता था, बहुत ही मुश्किल होती थी। तो अभी हम चलते हैं अपने चैप्टर में, वो क्या बता रहे हैं भरूच के बारे में। द स्टोरी ऑफ बरगाजा, बेरीगाजा के जो कहानी है वो क्या है। बेरीगाजा ग्रीक नाम है भरूच का। बेरीगाजा, द गल्फ इज वेरी नैरो एट बेरीगाजा। बेरीगाजा मतलब भरूच में जो खाड़ी है बहुत ही संकरी है, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी, और उनके लिए बहुत मुश्किल होती है जो सागर के रास्ते भरूच पहुंचते हैं। Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. अब जो भी जहाज आते थे वे समंदर के रास्ते, उनको क्या करना होता, हैड टू बी स्टीयर्ड, भाई उनको लेके आना होता इन बाय द स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन। खास तौर से जो स्किलफुल होते थे, कुशल होते थे, एंड एक्सपीरियंस्ड अनुभवी फिशरमैन, जो मछुआरे होते थे, वो लेके आते थे उन जहाज़ों को। हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग, जो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। सिर्फ वही कुशल और अनुभवी उनको ला सकते थे, हर एक के बस की बात नहीं थी। The imports into Berigaja were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold and silver coins. बेरीगाजा में जो भी लाए जाते थे दूसरे देशों से सामान थे, उनमें थे वाइन, ये चीज़ें थी, उनमें इंपोर्ट वाली चीज़ें थी जो दूसरे देशों से लाई जाती थी बेरीगाजा में, भरूच में। और एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें थी, एक्सपोर्ट मतलब बेरीगाजा मतलब भरूच से जो दूसरे देशों को भेजी जाती थी, वो ये थी। प्लांट्स फ्रॉम हिमालयाज, हिमालय के पौधे। आइवरी, आइवरी मतलब हाथी के दांत। अगेट, अगेट मतलब गोमेद जिसे कहा जाता है। सुलेमानी पत्थर भी। कार्नेलियन, कॉटन सूती कपड़े, सिल्क रेशम, और परफ्यूम इत्र जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रोट बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग, अब राजा के बारे में खास तौर के उपहार भी लाए जाते थे भाई, ताकि उनको अनुमति मिल सके व्यापार करने की। दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, जिसमें थे चांदी के बर्तन। सिंगिंग बॉयज, गाते हुए लड़के। ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ, सुंदर कपड़े और बहुत ही अच्छी तरह शराबें, ये चीज़ें राजा के लिए उपहार के रूप में लाई जाती थी। तो भाई आज के लिए काफ़ी है इतना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम बाद में देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।